स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज वर्ण विचार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे वर्ण विचार क्या होता है। ठीक है, हाँ, आपने आदि जो काल था उसमें मानव अपने विचारों को क्या करता था। जो अपने आदिम काल में, ठीक है, पहले मानव अपने विचारों को जो था ना दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता था। वहां पे मौखिक भाषा, लिखित भाषा को भाषा का ज्ञान ही नहीं था, तो वो संकेतों से करता था। ठीक है, संकेतों से अपने एक दूसरे की बात को समझते थे और उनसे एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। कालांतर में इस आदान प्रदान के लिए उसने मौखिक भाषा का आविष्कार कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे जैसे उनको अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने मौखिक भाषा का आविष्कार कर लिया, समझने लगे, कुछ चिन्ह बना लिए, ठीक है, बोलने के लिए अपने प्रयासों से उसे विकसित कर लिया। और विकास के क्रम में भाषा के इस मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान किया गया। अब जो पहले मौखिक जो बोलते थे, फिर उन्होंने इसको लिखित रूप भी दे दिया। ठीक है, तो मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। जो बोलते थे, जो मौखिक ध्वनियां थी, उनके बोलने की जो ध्वनियां थी मौखिक भाषा की, तो उन्होंने उनको लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको लिखने के लिए उन्होंने कुछ चिन्हों को निश्चित कर लिया। ठीक है, इन ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। हम यहाँ पे वर्ण विचार की बात करें तो बताया जा रहा है कि वर्ण क्या है। ठीक है, तो हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं। कोई वाक्य है, ठीक है, पूरा सेंटेंस है, उसके हम बांट सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, खंड कर सकते हैं। जैसे मोहित ने मुझे फूल दिया, इसमें 5 शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोहित ने मुझे फूल दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का प्रयोग हुआ है, तो इसमें 5 शब्द का प्रयोग किया गया है। मोहित ने मुझे फूल दिया। अब इन शब्दों के भी निम्न खंड हो सकते हैं। कैसे? ये शब्द आए ना, अब इनके भी खंड हो सकते हैं। देखिए कैसे, मोहित वर्ड है, इसको हम कैसे लिखेंगे, म ओ है ई त ए, ठीक है, ऐसे न ए ने, इसी तरह से इन शब्दों के हमने खंड कर दिए। तो अब क्या हम इनके खंड कर सकते हैं, बात ये आती है। उपयुक्त खंडों के और टुकड़े करना संभव नहीं है। क्या अब इनके हमने सबके टुकड़े कर दिए, वाक्य के टुकड़े हमने शब्दों में कर दिए, शब्दों के टुकड़े हमने वर्णों में कर दिया। क्या हम वर्णों के टुकड़े कर सकते हैं? इन जो चिन्ह हैं इनके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, मूल ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी और खंड ना की जाए। मूल ध्वनि, जो ध्वनि निकली है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते और भागों में नहीं बांट सकते, उसको और खंड नहीं कर सकते, वही क्या है, वही वर्ण कहलाती है। चलिए देखेंगे वर्ण क्या होता है। प्रत्येक भाषा के विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। कोई भी भाषा हो, जैसे गुरमुखी पंजाबी है, उसकी लिपि गुरमुखी है। ठीक है, इंग्लिश के लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रोमन जो है लिपि, ठीक है, उसमें हम A to Z जो 26 अल्फाबेट है उनका यूज करते हैं। ऐसे हमारी हिंदी में हम जो है ना वर्णमाला के एक क ख ग स्वर व्यंजन इनका प्रयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इस ध्वनि के चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समस्त वर्णों का जो समूह होता है, जितने वर्ण होते हैं इनका जो सही क्रम में लगाया गया समूह होता है इनका, वही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला देखेंगे, हिंदी की वर्णमाला किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे ए आ। अभी यहाँ पे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। ए आ ई है, ठीक है, ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग आहा, ये दोनों अनुस्वार है, अयोगवाह। ठीक है, ये दोनों अयोगवाह, अनुस्वार अनुनासिक। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ, अणा त थ द ध न प फ ब भ म, य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्य श्र। ठीक है, अभी देखेगा यहाँ पे स्वर में किसी में ऐसे लग रहा है नीचे हलंत, ये हलंत होता है, तिरछी लाइन नहीं है ना, बट व्यंजन में है, हर एक व्यंजन में है, हम देखेंगे तो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्यों है। वर्णों के भेद, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, जो वर्णमाला है पूरी, उसके 2 भेद हो गए, स्वर अलग हो गए और व्यंजन अलग हो गए, वोवल और कॉन्सोनेंट जैसे। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं, वोवल्स। जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है, मतलब मुख में कहीं भी इधर उधर से हमारी जो टंग है ना, जीभ है, वो इधर उधर से हवा जो ध्वनि निकल रही है उसको नहीं रोकती, बिना रुकावट के बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा रहे हैं, वे होते हैं स्वर। जैसे स्वर के भेद क्या होते हैं, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, पहले तो वर्णमाला के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे स्वर के भी प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन से? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व क्या होता है, छोटा, ठीक है, और दीर्घ होता है जो लॉन्ग होता है, प्लुत होता है जो लॉन्गर, बिल्कुल ही शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, सबसे बड़ा। ठीक है, तो ह्रस्व होता है जिन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 है, कैसे, ए ई उ री, बहुत जल्दी जल्दी हमने मतलब उनको बोल दिया, ज्यादा टाइम नहीं लिया बोलने में। दीर्घ क्या होता है, लॉन्ग, जिसको बोलने में थोड़ा लॉन्ग टाइम ले, तो किससे ज्यादा, हस से दोगुना समय ले, मतलब इनसे जिनको जितना टाइम हमने इनको बोलने में लिया, इनसे थोड़ा डबल टाइम हम किस में लेते हैं, बोलने में, दीर्घ स्वर में। इनका उच्चारण करने पर हस स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, थोड़ा ज्यादा, मतलब डबल लगता है। ये है आ ई उ ए आई ओ औ। अब देखिए प्लुत क्या होता है, प्लुत का
इन दोनों को मिला के एक टाइम, ठीक है, मतलब ट्रिपल टाइम लगेगा, 3 गुना समय ज्यादा लगता है, वो होते हैं प्लुत स्वर। कैसे? जैसे ये पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम, ओम, ओ, ओम, ठीक है, ये वाला जो होता है शाइन, ठीक है, तो इसमें 3 गुना समय ज्यादा लगता है। अब देखेंगे मात्राएं। मात्राएं कहाँ से आई? तो मात्रा का अर्थ है व्यंजन के बाद आने वाला स्वर, ठीक है। तो विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, देखेंगे यहाँ पे। तो मात्रा जो होते हैं स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है। ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर एक व्यंजन के बाद वो उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आ की मात्रा ऐसे होती है, आ जैसे क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, और का उ कु, क री क्री, क ए के। आई की मात्रा देखेंगे तो कई, ओ की मात्रा देखेंगे तो को, औ की मात्रा देखेंगे तो कौ। अब इनसे ये मात्राओं से व्यंजन के साथ जो क्या है शब्द बन गया है, ठीक है। कैसे? जैसे ए था तो उसके साथ में कोई मात्रा नहीं थी, कल सरल। आ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो काम मान, किस दिन। ई की मात्रा आई तो कील दिन। तो का के साथ में छोटो की मात्रा आई व्यंजन के साथ में कुल, सा के साथ में आई सुन, का व्यंजन के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा आई कूड़ा, कृषि केला। कई की मात्रा, आई की मात्रा आई तो कई सा, ओ की मात्रा आई तो जैसे क से हमने कोना, औ की मात्रा का प्रयोग करे का के साथ में तो जैसे कौन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं व्यंजन। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रुकावट के साथ व्यंजन। अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, स्पर्श के आधार पर तथा श्वास की मात्रा के आधार। स्पर्श व्यंजन होते हैं और श्वास की जो मात्रा होती है, कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, इस तरह से स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं देखेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा ओठ मतलब ओष्ठ से स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। मतलब हमारा जो जीव है ना, मुख के अंदर अलग अलग पार्टों को टच करते हुए बाहर जो ध्वनि निकलती है, वायु निकलती है, वह, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो इसमें क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, ये वर्ग है 5, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही हमारे 25 लेटर्स होते हैं व्यंजन, ठीक है। कैसे हैं देखिएगा। क वर्ग में क्या होता है कि क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में क्या होता है च छ ज झ य, ट से लेकर अण तक बनता है ट वर्ग, त से लेकर ना तक बनता है त वर्ग, प से लेकर मा तक बनता है प वर्ग, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान दे दिया गया है कि उच्चारण स्थान कैसे, कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है उसको होता है कंठ से। बोलकर देखें, क ख ग घ अंग, ठीक है, तो ध्वनि यहाँ से निकल रही है। अब च वर्ग का दे दिया है तालु, ठीक है। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु, कैसे? चा तालु को टच कर रही है हमारी जो जीव है, ठीक है। च छ ज झ या, मतलब इनकी सभी के जो साउंड आ रही है सेम प्लेस से, ठीक है। अब यहाँ पे ट वर्ग का दे दिया है मूर्धा, तो ट से लेकर ट ठ ड ढ, हमारी टंग जो बार बार मूर्धा को टच कर रही है, तो इन सभी का उच्चारण स्थान हो गया सेम, एक जगह से उच्चारण किया जा रहा है। ता था द धा दंत, दांत से उच्चारण किया जा रहा है इन तीनों का, ता था द धा न, सेम प्लेस से बोले जा रहे हैं। अब जो प वर्ग है, इनको एक वर्ग में क्यों किया गया? क्योंकि इन 5 लेटर्स का क्या उच्चारण उच्चारण सेम है, उच्चारण स्थान। जैसे प फ ब भ भ, बार बार क्या हो रहा है ओष्ठ टच हो रहे हैं, ठीक है, आपस में, तो ये हो गया है हमारा ओष्ठ, उनका उच्चारण स्थान, ठीक है। अब आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ड ढ को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है, ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान ड और ढ के समान मूर्धा से होता है, ड बस थोड़ा चेंज होता है प्रोनाउंसिएशन, ड ढ ऐसे बोलते हैं। अंतस व्यंजन क्या होते हैं? य र अलावा ये 4 होते हैं अंतस व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों के व्यंजनों के मध्य का है, ठीक है, स्वर और व्यंजनों के मध्य का है। तो इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है सभी से, परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन पूरा नहीं होता, इसलिए इनको अंतस 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतः और बीच में, ठीक है। तो और इस्त जिसका अर्थ है स्थित होना, बीच में स्थित होना, यह वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्ध स्वर भी, यह वह, क्योंकि पूरा नहीं बोला जाता ना। ऊष्म व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मुख में टकराने से क्या होती है? ऊष्मा होती है, गर्मी से उत्पन्न होती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उनकी संख्या देखिए, इनकी 4 होती है, कौन सी? श, श, स, हा। अगर आप ऐसे बोलकर इसको देखेंगे अपने हैंड से आगे, तो आप देखेंगे गर्म हवा आपके हाथ पर आपको महसूस होगी।
श्वास की मात्रा के आधार पर कैसे होते हैं कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भागों में बांटा जाता है। कैसे? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और अल्प मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा। ठीक है, चलिए देखेगा। अल्प प्राण के आधार पर जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा कम होती है, ठीक है, छोटी मतलब, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, प्रत्येक मतलब का वर्ग चा वर्ग जो थे उनका पहला तीसरा, दो को छोड़ दो, और पांचवा, ठीक है, मतलब दूसरा चौथा को छोड़ दिया है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ और ऊष्म है को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे पहला तीसरा छोड़ दिया, दूसरा हो गया ख। ठीक है, ख के बाद गाया घाया, तो ख जो घ है, ठीक है, उसको अंतस्म और ऊष्म है को छोड़कर अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, वो जो होते हैं। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा अधिक होती है वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जो हमने छोड़े थे, दूसरा और चौथा ही तो छोड़ा था, खा और घा छोड़ा था, जैसे है तथा महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, इनका विवरण कैसे है चलिए देखेंगे। यहाँ पे वर्ग दे दिए गए हैं, प वर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे का वर्ग का। तो उसने कहा था अल्प प्राण में क्या, पहला तीसरा और पांचवा, दूसरे को चौथे को स्किप करेंगे, तो वो क्या है, अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन से हो गए, जो हमने स्किप किए थे, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे च वर्ग में भी इसी तरह से हो जाएगा, मतलब सभी में इस तरह से हो जाएगा। अल्प प्राण में क्या आएगा, हर एक वर्ग का प्रथम, तृतीय और जो पांचवा है वो वाला, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, अब वर्ग के भी इस तरह से। और अंतस्थ देखेंगे यहाँ पे, अंतस्थ अल्पप्राण व्यंजन हो गए य और अलावा, और महाप्राण इसमें नहीं होता। ऊष्म में बताया गया था ह के लिए, ऊष्म में क्या था, श वहां पे आया था कि है को छोड़कर। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि है महाप्राण में आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी हैं जो स्वतंत्र नहीं होते तथा जो अन्य व्यंजनों के साथ मिलकर बने हैं, ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो बनने वाले शब्द होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ठीक है, दो भिन्न मतलब दो अलग अलग वर्णों से जो मिले हुए शब्द हैं। कैसे? जैसे क्ष, त्र, ज्या, ये चार होते हैं श्रा। ठीक है, श किस किस से मिलकर बना है, का प्लस श से क्ष बना, जा प्लस यहाँ से ज्या बना, और शब्दों में हम इसको प्रयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्षमा, ज्ञान। ऐसे त प्लस रा से त्रा बना, श प्लस रा से श्र बना, जैसे त्रा से पुत्र और श्र से श्रम, इस तरह से हो जाएगा। द्वित व्यंजन देख लेते हैं। द्वित व्यंजन वो होते हैं जहाँ पे सेम ही लेटर मतलब सेम अक्षर, सेम वर्ण दो बार आ रहा हो, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, वो होता है द्वित व्यंजन। अब देखिए, जैसे क प्लस का द्वित व्यंजन कैसे होता है, क प्लस का सेम आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया कक, जैसे इससे वर्ड बन जाएगा पक्का। और इसी तरह टा प्लस टा गया टट, इससे वर्ड बन जाएगा जैसे मिट्टी। ठीक है, ल प्लस ला से लल जैसे पल्ला, त प्लस ता से जैसे पत्ता। ठीक है, तो ये होते हैं द्वित व्यंजन। अयोग वह क्या होते हैं, अयोग वह ऐसे वर्ण जो न तो स्वर और न ही व्यंजन, अयोग वह होते हैं। ठीक है, जो ना ही तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, वो अयोग वह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। ठीक है, जो अयोग वह होता है स्वर के साथ भी आ जाते हैं और व्यंजन के साथ भी आ जाते हैं। कैसे? यथा मतलब जैसे, अंग है, अंग क्या है, अनुस्वार है, अंग, ये अनुनासिका अंग। ठीक है, और ये क्या है, अह, विसर्ग होता है ये। ठीक है, इसकी साउंड होती है के जैसे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यह र ल और वह ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, श श फ और है ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वर्ण विचार। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।